हम सभी दोस्त गर्म मैदानी इलाकों के रहने वाले थे, इसलिए बर्फ के पहाड़ हमें बहुत आकर्षित करते थे। हमारा एक दोस्त एक दो बार उन पहाड़ों से घूमकर आ चुका था, इसलिए कुछ ज़्यादा आत्मविश्वास में था। कल जब हम एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में थे, तब उन पहाड़ों के हसीन नज़ारे बता कर वो इस बार हम सबको वहाँ जाने के लिए मना लिया था। और न केवल हमें बल्कि हमारी बीवियों को भी उस रोमांचक सफ़र पर जाने के लिए राजी कर लिया था। तय समय पर हम 5 दोस्त और हम सब की पत्नियां पूरी तैयारी से निकल पड़े। पहले ट्रेन का लंबा सफ़र तय करना पड़ा, फिर एक स्टेशन में उतरकर किराए की टैक्सी से हम पहाड़ों की ओर निकल पड़े। रास्ते में कहीं गाड़ी रुकती तो गाड़ी से उतरने पर ठंड का एहसास होता। वाकई यहाँ बेहद ठंड थी। हम सब गर्म कपड़ों के साथ थे, सो चिंता नहीं थी। हम देर रात होटल पहुँचे। यहाँ का होटल भी तंबुओं के सहारे था। नीचे लकड़ियों की फ्लोरिंग थी। हम सब ने साथ साथ खाना खाया, खूब गपशप लगाई और कल सुबह से पहाड़ की चढ़ाई के बारे में सोच कर रोमांचित हो रहे थे। सुबह सब चलने के लिए तैयार थे। उस ओर जाने वालों की बहुत भीड़ थी। हम भी अपनी तैयारियों के साथ निकल पड़े। हम सब साथ साथ थे। इस यात्रा में हमारे बीच ये तय था कि हम सबको वहाँ पहुँचकर वहाँ के आरक्षित तंबुओं में, जो एक अत्यंत सुविधाजनक कमरे के समान था, जो हमारे नाम से रिजर्व था, उसमें रात गुजारनी थी और दूसरे दिन फिर पहाड़ों के रास्ते वापस आना था। हम साथ साथ चल रहे थे। आसपास का नज़ारा बेहद खूबसूरत था। बर्फ से ढकी चट्टानें, पेड़ों की नुकीली पत्तियों पर बर्फ के मोती जैसे कण चिपके थे। दूर दूर तक पहाड़ों की लंबी श्रृंखला, जिनके ऊपर बर्फ छाई हुई थी। सब ओर हरियाली और उस पर पड़ी सफ़ेद बर्फ का नज़ारा था। दूर पहाड़ों में याक, भेड़े और घोड़े चलते दिख रहे थे। हम सब इन दृश्यों का आनंद लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में भीड़ ज़्यादा थी, इसलिए पहाड़ों के सकरे रास्ते में कभी कभी जाम लग जाता था। इस भीड़ भाड़ में हम अक्सर एक दूसरे से अलग हो जाते, लेकिन फिर सब एक दूसरे से मिल जाते। यहाँ का मौसम अब तक तो ठीक ठाक था, पर गर्म कपड़े पहनने के बावजूद हमें ठंड लग रही थी और ज्यों-ज्यों हम ऊपर बढ़ रहे थे, सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। और अब अचानक काले घने बादल घिर आए और बारिश शुरू हो गई। पहाड़ में कहीं छांव नहीं थी, इसलिए हमें बढ़ते ही जाना था। हम चल रहे थे। हमारे साथ जो भी लोग थे, सब आगे धीरे धीरे बढ़ रहे थे और अचानक सामने के पहाड़ से ढेर सारी मिट्टी और कीचड़ का रेला तूफान की तरह आया, जो हमारे रास्ते की तरफ था। उसका बहाव इतना तेज था कि सब लोग तितर बितर होकर यहाँ वहाँ गिर पड़े। सामने का रास्ता बंद हो गया और हम में से बहुत लोग फिसल कर नीचे आ गए, जहाँ मिट्टी और बर्फ बहुत ज़्यादा थी। नुकसान ज़्यादा किसी का नहीं हुआ, पर हम सब एक दूसरे से बिछड़ गए। किसी को किसी की सुध-बुध नहीं थी। किसी तरह हम संभले, फिर एक दूसरे की खोज खबर ली, पर कहीं किसी का कोई पता नहीं चल रहा था। यहाँ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था वो ये कि हम सबको अंधेरा होने के पहले अपने कैंप में पहुँच जाना था। किंतु अब रास्ता साफ न होने के कारण हमें अपने हिसाब से आगे बढ़ना था, जो बेहद जोखिम भरा था। इस भगदड़ में मैं और मेरे दोस्त की पत्नी रेखा साथ रह गए थे। मेरी पत्नी कहाँ थी और मेरे बाकी दोस्त कहाँ थे, ये कुछ भी पता नहीं चल रहा था। और बदकिस्मती से यहाँ किसी का मोबाइल भी काम नहीं कर रहा था। अब हमें निर्णय लेना था कि हम आगे बढ़ें और हम कम से कम न बिछड़ें। ये सोचकर मैं और रेखा एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगे। अचानक आई ये आपदा ने हमारा सारा प्लान चौपट कर दिया और हमें बेहद चिंता में डाल दिया था। हम लगभग असहाय थे, क्योंकि संपर्क का कोई साधन नहीं था और अब किसी तरह यहाँ से बच निकलने की चिंता हमें सता रही थी, क्योंकि यदि हम यहाँ से नहीं निकले तो कोई सहायता नहीं मिलने वाली थी और हम यहाँ रुक जाते तो बर्फ हो जाते। बाकी साथियों के बारे में भी
चिंता बनी हुई थी कि वे किस हाल में होंगे। आने वाला वक्त क्या गुल खिलाए कोई नहीं जानता। कुछ देर पहले हम इन खूबसूरत वादियों में साथ साथ हंसते खेलते खो गए थे और यही जगह बहुत डरावनी और जानलेवा लग रही थी। हमारी खुशी गायब हो गई थी। हमारे साथ इधर उधर बिखर गए लोगों का सैलाब फिर से चल रहा था। सभी चिंतित थे क्योंकि हल्की बारिश से ठंड के कारण हड्डियां कांप रही थी और सबको यहाँ से निकलना जरूरी था। मैं और रेखा साथ साथ चल रहे थे, पर रेखा की चाल बहुत धीमी थी, जिसके कारण हम बहुत पीछे थे। बर्फ होने के कारण स्टिक गड़ा गड़ा कर बढ़ना हो रहा था। आखिर जिसका डर था वही हुआ। मंजिल दूर थी और रात का अंधेरा घिर आया। अब तो आगे बढ़ना और भी मुश्किल हो रहा था, पर हम एक दूसरे का हाथ थामे चलते जा रहे थे। मोबाइल तो बंद थे, पर उनकी लाइट काम कर रही थी। चलते चलते आखिरकार हमें दूर कुछ प्रकाश दिखाई दिया। हम उस ओर बढ़ते रहे। एक आशा की किरण दिखाई दी कि हम किसी सुरक्षित स्थान में आ गए थे। हम जहाँ पहुँचे वहाँ कुछ घोड़े वाले और टेंट वाले थे। उन्होंने अपने ठहरने के लिए टेंट बना रखा था और कुछ किराए से अपना टेंट दे रहे थे, क्योंकि अब पूरी रात सबको यहीं कहीं ना कहीं रुक जाना था। आगे का सफ़र दिन के उजाले में ही शुरू किया जा सकता था, इसलिए हमने वहीं उनके बीच रुकने का फैसला ले लिया। इस अनजान अंधेरे बर्फ से ढके चारों ओर पहाड़ों के बीच एक छोटे से मैदान में कुछ तंबुओं के बीच मैं और रेखा पूरी रात बिताने के लिए मजबूर थे। कौन कहाँ था किसी को पता नहीं। मेरी बीवी, मेरे दोस्त कहाँ थे कुछ भी पता नहीं था। और यहाँ भी यदि हमने जल्दी नहीं की तो कुछ गिने चुने तंबू भी मिलना मुश्किल था। मैंने एक तंबू वाले से बात की। उसने बताया कि उसके तंबू में सिर्फ एक तख्त थी और एक रजाई, जिसमें दोनों को एडजस्ट होना था। तंबू वाले ने हम दोनों को पति पत्नी मान लिया था। सो उसने हमसे यही कहा कि साहब, यहाँ तो ऐसा ही मिलता है जोड़ों के लिए। यदि हम वो तंबू नहीं लेते तो मुश्किल और बढ़ जाती। हल्की बारिश हो रही थी। हमने उसके मुँह मांगे दाम पर वो जगह ले ली। रात के 8 बजे थे। हमें भूख भी लग रही थी। हम बहुत देर से चल रहे थे। हम थक कर चूर हो गए थे। उस तख्त पर बैठने से ही हमें काफ़ी राहत मिली। इस तख्त में मोटे ऊनी गद्दे बिछाए गए थे। रेखा के पैर में सूजन आ गई थी, क्योंकि ऊंचे नीचे पथरीले रास्ते पर कई जगह पैर मुड़ जाते थे। खाने का कुछ सामान तंबू वाले ने दिया और कुछ हमारे बैग में मिल गया। हमने वही खा लिया। इस बीच हमने कुछ घोड़े वालों से मदद भी मांगी कि वे पैसे लेकर हमें आगे छोड़ दें, पर रात को जाना मुमकिन नहीं था। उन्होंने साफ इनकार कर दिया। मजबूरन मुझे और रेखा को साथ सोना था। दो जमा दिल जो किसी और के साथ जीवन मरण के संकल्प से बंधे थे, नीति किस मोड़ पर लेकर आ गई थी कि एक बेहद छोटे से उस लकड़ी के तख्त पर एक छोटी रजाई के साथ हमें चिपक कर पूरी रात सोना था। हम बहुत देर तक उसमें बैठे रहे। बाहर सन्नाटा था, कहीं कोई नहीं था, पर बारिश के साथ बर्फबारी होने से रात और भी ज़्यादा ठंडी और भयावह हो गई थी। हम दोनों से बैठा न गया। रेखा एक किनारे पर लेट गई और उस रजाई को उसने अपने ऊपर डाल लिया। मैं संकोच में वहीं बैठा रहा, पर मेरी हालत भी बहुत ख़राब हो रही थी। फिर मेरे इस संकोच को रेखा ने ही तोड़ा। उसने कहा, समीर, यदि हालात इतने ख़राब हैं जिसके लिए हम जिम्मेदार नहीं, तब अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए ये संकोच छोड़ना ही होगा, वरना हम में से कोई एक सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा। अभी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये कि हम अपनी ज़िंदगी बचाएं। आप बेशक मेरे पास आकर सो सकते हैं। रेखा के ऐसे कहने पर मेरे भीतर का डर और संकोच जाता रहा। मैं उसकी ओर देखता रहा। उसकी सूझबूझ मेरे दिल दिमाग पर असर कर गई, पर मेरी धड़कन बढ़ गई। मैं थरथराता हुआ धीरे से उसके बाजू में लेट गया। उसने रजाई के भीतर मुझे ले लिया। अब हम दोनों एक ही रजाई में लिपटे साथ साथ थे। ऐसा करने पर हमें बहुत राहत मिली।
थका हुआ, ठंड से ठिठुरता हुआ शरीर अब बहुत राहत महसूस कर रहा था। हम अपनी अपनी मर्यादा की रक्षा करने की भरसक कोशिश कर रहे थे, पर एक ही करवट में आखिर किस तरह रहा जा सकता था। हमारे भीतर भी कुछ कुछ होने लगा। थकान के बावजूद नींद हमसे बहुत दूर थी। हम बेहद करीब आ गए। उसके हाथ मेरे कंधे पर थे और मेरे हाथ उसकी कमर पर। रेखा और मैं रजाई के साथ साथ अपनी देह की गर्मी से, ठंड से बचने का प्रयास कर रहे थे। ये इम्तिहान का दौर था, जब मौसम, दुर्घटना, जिंदगी बचाने का संघर्ष एक साथ हमारे दिल में कुछ कुछ कर रहे थे। रजाई हमारी ठंड दूर करने में नाकाम रही। रेखा रजाई में भी कांप रही थी और मैं भी। तब हम दोनों ने एक दूसरे को लपेट लिया। हमने एक फैसला ये किया कि हम एक दूसरे को प्यार जरूर करेंगे, पर एक दूसरे को ठंडा नहीं होने देंगे। ठंडा होना हमारे लिए बेहद घातक होता। हम और रेखा पूरी रात साथ साथ सोए रहे। हम एक दूसरे से बात करते हुए मन को बहलाते रहे। रेखा और मैं आज मिल गए थे। हम बेहद गर्म हो गए थे और इस गर्मी के साथ हमने उस जानलेवा रात से आखिरकार मुकाबला कर ही लिया और अब हमें नींद आने लगी थी। सुबह देर तक हम गहरी नींद में रहे। एक दूसरे से लिपटे हम प्यार के नए मीठे एहसास के साथ खुद को बहुत हल्का महसूस कर रहे थे। सुबह गर्मा गर्म चाय की प्याली से टेंट वाले ने हमारा स्वागत किया। हमने खुद को तैयार कर आगे की चढ़ाई के लिए इस बार घोड़े वालों को साथ लिया। वे हमें नियत स्थान तक ले गए। वहाँ पहुँचने पर पता लगा कि मेरी पत्नी बिंदिया और दोस्त राकेश की पत्नी किसी तरह यहाँ तक पहुँच गए थे और उन्हें एक कमरा मिल गया था। उन्होंने रात को शराब और कुछ नॉनवेज का इंतजाम करवा लिया था और अपनी अपनी पत्नियों के साथ थे। उन्हें कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं हुई क्योंकि वे आगे चल रहे थे और बिछड़ने के बाद भी अपने कैंप तक पहुंच गए थे। उन्होंने हमारी बहुत खोज खबर ली, पुलिस को सूचना दी। देर रात तक वे हमारा इंतजार करते रहे, पर यह इलाका ऐसा था कि रात होते ही सारी गतिविधियां बंद हो जाती थी। आखिरकार हम सब मिल गए थे। पहाड़ के बदलते भयानक मिजाज के दर्शन हम सबको हो गए थे, पर हम सब सही सलामत थे। यही बात बहुत महत्वपूर्ण थी। हमने एक दूसरे को गले लगा लिया। मेरे और रेखा के बीच जो कुछ हुआ वो मेरे और उसके दिल की गहराइयों में राज बनकर दफन हो गया। हमने उसका जिक्र किसी से नहीं किया। हमने अपने दोस्तों को इतना बताया कि रात हम किसी और पति पत्नी के साथ एक टेंट में रहे। हम सब वहाँ के खूबसूरत नज़ारे का मज़ा लेकर वापस हेलीकॉप्टर से अपने होटल वापस आ गए। फिर एक दिन रुककर हम सब वापस अपने घर की ओर रवाना हुए। इस यादगार सफ़र में जो खास हुआ वो मेरे और रेखा के बीच था, जो बहुत दिनों तक मेरे दिल दिमाग पर छाया रहा। शायद रेखा के भी दिल में ऐसा कुछ हुआ, पर मुझे लगता है कि बच्चे और पति की देखभाल में मशगूल रेखा इसे ज़्यादा दिन तक याद नहीं रख पाई होगी। पर उसने जिस साहस से मेरा साथ दिया और मेरा संकोच दूर किया वो मेरे लिए यादगार था। उसने उन विपरीत परिस्थिति को संभाल लिया था और उस घटना के बाद वो अपने परिवार में इस तरह रच बस गई थी कि मानो कुछ हुआ ही नहीं। हम सभी दोस्त जब भी मिलते उस रोमांचक सफ़र का जिक्र जरूर करते, पर रेखा के चेहरे का भाव वैसा ही रहता, एकदम सामान्य। वो हम सब के साथ उसी तरह हर बात का मजा लेती। उसके दिल की सागर की गहराइयों में वो बात कहीं गुम हो गई थी। बर्फ के पहाड़ की रात की वो बात रेखा के दिल में न जाने कहाँ गुम हो गई थी। वो कभी उभर कर नहीं आई। इस बात को सिर्फ मैं और रेखा ही जानते थे।